Hello friends, welcome to Study Revolution. My name is Mahesh. Today we are going to discuss about Inflation Reduction Act, which is passed by USA government. आज इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो यूएसए गवर्नमेंट ने लाया है वो एक्ट दरअसल क्या है और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उसके रिलेटेड जो यूरोपियन कंट्रीज के कंसर्न क्या है, वो सब हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो चलते हैं और देखते हैं कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट दरअसल है क्या. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि यह डिबेट का पॉइंट क्यों है. इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो यूएसए ने लाया है वो डिबेट का पॉइंट क्यों है, क्यों इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, न्यूज का मुद्दा क्यों बना हुआ है. इसका कारण यह है कि ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यूएसए का है उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट है. बट जितने भी पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे वो यूएसए के लिए होंगे और जितने भी निगेटिव इंपैक्ट होंगे वो होंगे यूरोपियन कंट्रीज के लिए. सो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उठ के खड़े हो जाएंगे और कंसर्न जताने लगेंगे और वही यूरोपियन कंट्रीज अभी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है उसका निगेटिव इंपैक्ट जो है वो उनके इकोनॉमी पे पड़ेगा, उनको पता है. बट यूएसए ये कर क्यों रहा है? यूएसए ये कर रहा है क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर पावरफुल बनना है या पावरफुल रहना है, मतलब क्या कि पावरफुल है बट वो टिकना भी जरूरी है. तो पावरफुल रहना है तो उस कंट्री को खुद को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, मतलब खुद के इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, खुद के सिटीजन्स को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, खुद के हर एक इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. ये यूएसए अभी कर रहा है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंदर. बट यहां पे जो स्मार्ट कौन होता है, यहां पे स्मार्ट वही होता है जो खुद के भी इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे, उसके साथ साथ यह ख्याल रखे कि कोई मेरा दुश्मन भी ना बने. बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रिडक्शन के एक्ट के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगने लगता है कि यूएसए खुद के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है. अच्छी बात है, देना भी चाहिए, हर एक कंट्री को देना चाहिए. बट कहीं ना कहीं यूएसए यूरोपियन कंट्रीज को नाराज कर, मतलब कह सकते कि दुश्मन बना रहा है. वैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो यहां पे कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है और कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है. यहां पे चीजें बदलती रहती. तो यहां पे हमें समझना है कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है क्या और क्यों डिबेट का मुद्दा है. जैसे कि मैंने मोटा मोटी आपको बताया, वैसे ही अगर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के बारे में मोटा मोटी हम डिस्कस करेंगे तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में करा क्या जाएगा. इन्फ्लेशन रिडक्शन का मतलब है इन्फ्लेशन कम करना. मतलब क्या? महंगाई कम करना. मतलब यूएसए गवर्नमेंट यहां पे ये इस एक्ट के अंतर्गत क्या करने की कोशिश करेगी, जो कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है वो कम करने की कोशिश करेगी, महंगाई बढ़ी हुई है वो कम करने की कोशिश करेगी. मतलब उसमें पहले ही डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस है सिटीजन्स जो यूएसए के उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कम किए जाएंगे. मतलब क्या, जो भी डॉक्टर आपको दवाइयां लिख के दे रहा है ना, उस दवाई के दाम जो है वो कम होंगे. जैसे कि यहां पे दिया भी है आपको कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब जो भी मेडिसिन आपको लिख के दिए हैं, ड्रग्स लिख के दिए हैं, उसके दाम कम होंगे. उसके साथ साथ मेडिकेयर जो एक्सपायर हो रहा है, मेडिकेयर सब्सिडी जो एक्सपायर हो रही है वो यूएसए गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी और उसका बेनिफिट लगभग 13 मिलियन अमेरिकन सिटीजन्स को होगा. मतलब यहां पे कहीं ना कहीं महंगाई कम करने की कोशिश करने के लिए ये पहला स्टेप लिया जाए. उसके साथ साथ दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएसए गवर्नमेंट क्या करेगा, जो यूएसए के मैन्युफैक्चरर है, मतलब यूएसए के सिटीजन्स मैन्युफैक्चरर है, उनको प्रोत्साहन देने की
ट्राई करेगा। मतलब क्या, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी जो कंपनियां है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टैक्स में छूट दी जाएंगी। ऐसे अलग अलग तरीके से उनके व्यापार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे यूएसए कंट्री का व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग होगी, वो किया जाएगा। उसके साथ ये सब करते हुए यूएसए क्या कर रहा है, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, इसके लिए इसमें भी क्या किया जाएगा, जो भी कंपनियां है, जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अगर सोलर पैनल बनाता है, वो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहा है, वो अगर न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड कुछ कर रहा है, या ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बट वो फिर क्या है, वो एक तो यूएसए की कंपनी होनी चाहिए या नॉर्थ यूएसए की, मतलब नॉर्थ अमेरिकन कंपनी होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिकन मतलब क्या, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यहां की कंपनी होनी चाहिए। बट यहां तक जो आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपको लग रहा अच्छी बात है, ये तो यूएसए के लिए बेनिफिशियल होगा। बट यहां पे दूसरा पॉइंट जो है, वो पॉइंट ये है कि अगर मान लो यूएसए खुद के कंपनी को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, प्रायोरिटी देगा, तो बाहर से आने वाली जो कंपनियां हैं, जो पहले से यूएसए में सेटल्ड है, उनके साथ तो भेदभाव होगा, क्योंकि उनको तो प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उनको तो सब्सिडीज नहीं दी जाएगी, उनको टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। मतलब वो जो बाहर की कंट्री की कंपनी है, उसको यूएसए के कंपनी के साथ कंपटीशन करने में क्या होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, अलग अलग कठिनाइयां आएंगी, और वो जो अदर कंट्री की कंपनी है वो कहीं ना कहीं वहां से वाइप्ड आउट हो सकती है, लुप्त हो सकती है। आप समझ रहे हो। और वो कंपनी कहां की है ज्यादातर, वो कंपनियां ज्यादातर यूरोपियन कंपनियां हैं। इसके वजह से तो यूरोपियन कंट्रीज कंसर्न जता रही है, क्योंकि क्या होगा, यूरोपियन व्यापार जो है, जो नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में जो तरतूद, जो रूल्स दिए हुए, उस हिसाब से अगर अमेरिका चलता है तो उनका जो व्यापार है वो ठंडा पड़ सकता है। सो ये निगेटिव पॉइंट है। इसके लिए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट डिबेट का मुद्दा बना हुआ। इसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है, इसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए ये मुद्दा जो है वो न्यूज का मुद्दा बना हुआ, चर्चा का विषय बना हुआ। और यहां पे ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, इसको ग्रीन पैकेज भी बोला जा रहा है। $430 बिलियन का पैकेज है। मतलब हिस्ट्री में, यूएसए की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे अमेरिका के, तो हिस्ट्री में कभी भी इतना खर्चा ग्रीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे यूएसए ने किया नहीं है। बट यहां पे कहीं ना कहीं यूएसए अगर ग्रीन एनर्जी भी बोल रहे हैं ना, बट मेन टारगेट क्या है, खुद का व्यापार बना। मेन टारगेट क्या है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। मेन टारगेट क्या है, खुद की कंपनियों को ज्यादा प्रोत्साहन देना। बट यहां पे मुलामा किसका दिया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी का दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी का दिया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये दिया जा रहा है। समझ रहे हो आप। सो ये सब यहाँ पे यूएसए करने की कोशिश कर, यूएसए के लिए तो पॉजिटिव है सब, बट बाकी जो कंट्रीज है, बाकी जो कंट्रीज का व्यापार है, उसके लिए ये निगेटिव है। पॉजिटिव किसके लिए, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए, मैक्सिको, कनाडा और यूएस। उसके साथ साथ यूएसए और इसमें क्या करेगा, जो ट्रेड फ्रेंडली कंट्रीज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके साथ हुआ है यूएसए का, उनको भी यूएसए यहां पे प्रायोरिटीज देगा, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए दी है। जैसे कि स्वीडन है, स्वीडन कंट्री का फ्री ट्रेड टाइप है यूएसए के साथ, तो स्वीडन यूरोपियन कंट्रीज है, बट फ्री ट्रेड टाइप होने की वजह से स्वीडन को यहाँ पे क्या होगा, यूएसए में क्या होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा उसकी कंपनी को। तो स्वीडन यहाँ पे यूरोपियन कंट्री को प्रोत्साहन मतलब सपोर्ट नहीं करते हुए हमें आगे दिखाई दे सकता है। यह भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। मतलब क्या कि मोटा मोटी इन्फ्लेशन रिडक्शन
करने के लिए जो अलग अलग चीजों के दाम है वो यूएसए कम करेगा, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो वेल्दिएस्ट कारपोरेशन है अमेरिका में, उनके टैक्सेस भी कम करने की कोशिश करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार बढ़ा सके। वो भी यहाँ पे हमें दिया। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि जो यूएसए है वो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का नाम तो इसके लिए दे रहा है, बट सच में वो सिर्फ उस पर काम कर रहा है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। उसके साथ साथ ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है उसके तहत यूएसए का अलग अलग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स है अलग अलग प्रोडक्ट्स के उसके लिए ज्यादातर यूएसए चाइनीज कंपोनेंट्स पे ज्यादा डिपेंड था, वो डिपेंडेंसी यूएसए की कम होगी। मतलब यहाँ पे चाइना के इकोनॉमी पे, व्यापार पे भी निगेटिव इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रिएट करने वाली कंपनियां भी यूएसए के अब खड़ी होंगी और उनको भी ज्यादा से ज्यादा यूएसए गवर्नमेंट प्रोत्साहित करेगा। उसके साथ साथ जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है जिसमें यूएसए खुद है, कनाडा है, मैक्सिको है, उनके लिए $7,500 टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव अवेलेबल होगा और उसका बेनिफिट जो है वो आगे उनको देखने को मिलेगा उनके व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो भी यहाँ पे समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो टैक्स क्रेडिट 30% जो दिया जा रहा है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया जा रहा है। मतलब क्या कि सोलर प्लांट, विंड से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है, जो कि एनर्जी क्रिएट करने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है जिसमें से क्या होता है कि पावर क्रिएट होती है। इससे क्या होगा कि पावर के कॉस्ट जो है, इलेक्ट्रिकल जो कॉस्ट है वो भी कम दिखाई देंगे क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो भी कम दिखाई देगा। क्यों कम दिखाई देगा? क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगा, प्रोत्साहित करेगा टैक्स में, क्रेडिट में, और अलग अलग तरीके से सब्सिडीज उनको दी जाएगी। तो इसके वजह से पावर कॉस्ट कम हो गया। मतलब क्या कि जो कॉमन पर्सन है वो जो पहले इलेक्ट्रिक पावर के लिए ज्यादा खर्च कर रहा था वो अब वही पावर कम खर्च में उपलब्ध करा सकता है। सो वैसे भी इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन कम होगा, वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ साथ यूएसए का ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम भी पूरा होगा और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा। ये भी यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। समझ रहे हो आप? और अगर इसके बारे में हम सोचेंगे, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट तो यूएसए को होंगे, ये तो हमारे अच्छे से समझ में आ गए। बट इसके निगेटिव इंपैक्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा होंगे। इसका कारण क्या है कि यूरोपियन अलग अलग कंपनियां जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी व्यापार करती है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज खुद के कंपनीज को ज्यादा बढ़ावा देगी, बट बढ़ावा तो देना चाहिए, बट इस एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खुद के कंपनी को प्रोत्साहन देने के चक्कर में जो अदर कंट्रीज की कंपनियां है, बाहर की कंपनियां हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब उनको दबाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो कंपनियां वाइप्ड आउट हो सकती है। सो इसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक्ट सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और फ्री ट्रेड पार्टनर जो कंट्रीज है यूएसए के साथ, उनको ही बेनिफिशियल रहेगा। बाकी कंट्रीज को ये व्यापार के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं ये धोखा साबित होगा, डेंजर साबित होगा, ये यहां पे बोला जाए। उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो है इसके पहले एनर्जी से रिलेटेड रशिया के ऊपर डिपेंड है, बट उसके बाद में क्या हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। उसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन जो कंट्रीज है, उन्होंने अलग अलग तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या होगा, रशिया के ऊपर तो निगेटिव इंपैक्ट उसका पड़ा ही पड़ा है, बट
उसके साथ साथ जिसने सैंक्शंस लगाया उन कंट्रीज के ऊपर भी निगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन खुद है, यूरोपियन कंट्रीज खुद है, उनके ऊपर भी निगेटिव इंपैक्ट रहा है। मतलब क्या कि एनर्जी के ऊपर अब रशिया छोड़ के बाकी कंट्रीज पे उनको डिपेंड होना होगा। तो यहां पे इस सिचुएशन में यूएसए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसा एक्ट लाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है ना इधर की रही ना उधर की रही, जैसे हालत हो गई इनकी, समझ रहे हो। सो इसके वजह से ज्यादातर नुकसान यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमी के हो सकता है। उसके साथ साथ जो कंपोनेंट्स है, मतलब जैसे यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बट वहां पे भी शर्त क्या है कि वो कंपनी नॉर्थ अमेरिकन कंपनी होनी चाहिए या जो फ्री ट्रेड पार्टनर कंट्रीज है उनकी कंपनी होनी चाहिए, तभी ये इस एक्ट के अंतर्गत उसको प्रोत्साहन देंगे। सो ये भी हमें समझने की जरूरत है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO जो है, उन्होंने कुछ रेगुलेशंस रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर लोकल प्रोडक्शन के ऊपर हमें सब्सिडीज देनी है, खर्चा करना है, तो वो 200 बिलियन यूरो के ऊपर नहीं होना चाहिए। बट इसका जो आंकड़ा हमने देखा यूएसए का, वो तो बहुत ज्यादा है, 200 बिलियन से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का, रेगुलेशंस का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बोला जा रहा है। मतलब क्या कि यूरोपियन कंट्रीज आने वाले समय में अमेरिका के खिलाफ अगर गए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूरोपियन कंट्रीज क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं अमेरिका की। जैसे कि यहाँ पे यूरोप कैन फाइल ए कंप्लेंट्स एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे नेदरलैंड एंड स्वीडन, जैसे कि स्वीडन के बारे में आपको बताया कि स्वीडन का फ्री ट्रेड टाइप है यूएसए के साथ, वैसे ही नेदरलैंड का है। बट ये कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज है। बट इसमें यूरोपियन कंट्रीज का ये कंट्री हो सकता है साथ नहीं दे, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्यों साथ दे, ये भी सोचने वाली बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात हम करें तो यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन कंट्रीज को यूएसए के साथ बात करके इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दोनों के इंटरेस्ट का सोचते हुए इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उसके साथ साथ अमेरिका ने जो ये डिसीजन अमेरिका ले रही है, यूएसए जो डिसीजन ले रही है, उसके बारे में यूएसए ने खुद ने एक बार फिर से सोचना जरूरी है, ताकि वक्त हर किसी का आता है। आज यूएसए का है, कल यूरोपियन कंट्रीज का होगा। सो वैसे ही हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। तो यही सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। वरना क्या है, जैसे यूएसए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ला रहा है वैसे यूरोपियन कंट्रीज भी ला सकती है, जैसे को तैसा। मतलब क्या, इसमें ज्यादा से ज्यादा एट द एंड क्या होगा कि यूरोपियन कंट्रीज को खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना, मतलब जो दूसरे कंट्रीज में ट्रेड चल रहा है उससे जो मुनाफा हो रहा है उससे ज्यादा खुद के कंट्री में ऐसा कुछ तो उनको करना पड़ेगा कि मुनाफा वहीं से भी ज्यादा मिल सके, ताकि खुद की इकोनॉमी पे कुछ भी इंपैक्ट ना पड़े। तो वो एट द एंड उनको तो करना ही पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं। या जैसे कि अदर कंट्रीज का अमेरिका में इंटरेस्ट है, ट्रेड इंटरेस्ट है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, वैसे यूएसए का भी होगा कहीं ना कहीं। तो वहां पे आगे जाके यूएसए को भी सेम सिचुएशन भुगतनी पड़ सकती है, यूएसए को भी उल्टा पड़ सकता है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। और उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो टारगेट्स है वो भी फुलफिल करने के यूरोपियन यूनियन के अलग टारगेट्स है, अमेरिका के अलग टारगेट्स है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में इसके पहले हमने डिस्कस किया है, COP26 के बारे में डिस्कस किया है, COP15 जो है अभी न्यूज में थे, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया हुआ है और आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। बट ये जो टॉपिक है हमारा आज का वो है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जो कि यूएसए गवर्नमेंट ने लाया है। सो ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है ये इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की। फिर से एक बार अगर रिवाइज हम करेंगे तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है वो यूएसए ने लाया है क्योंकि यूएसए चाहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके, महंगाई है वो कम हो सके। इसके वजह से यूएसए क्या करेगा, खुद का जो व्यापार है वो बढ़ाने का कोशिश करेगा। व्यापार बढ़ाना है
तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरर को, खुद के मैन्युफैक्चरर को, खुद के, ये फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, खुद के सिटीजन्स को, खुद के मैनेजर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, खुद के इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, उनके लिए ज्यादा फंड अवेलेबल करेगा, सब्सिडीज अवेलेबल करेगा, टैक्स में छूट देगा, सबसे मतलब जो क्रेडिट्स लाइन है वो खुली करेगा उनके लिए, ताकि वो बढ़ सके। उसके साथ साथ जो आम आदमी खर्चा कर रहे हैं मेडिकल पे या अदर पावर पे, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाए, उसके लिए कदम उठाएगा। उसके साथ साथ ये सब करते करते ग्रीन एनर्जी पे भी काम करेगा ये वैसे। सो ये सब करने के लिए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट नाम का एक एक्ट लाया है, जो कि हमने इस लेक्चर में समझने की कोशिश की। इसका फायदा अमेरिका को तो बहुत होगा, बट अदर कुछ कंट्रीज है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, उनको इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उनके इकोनॉमी को, उनके व्यापार को, उनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। सो इसके वजह से ये जो है चर्चा का और डिबेट का मुद्दा बना। आशा करता हूं कि मैं अच्छे से आपको ये समझा पाया हूंगा। अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से ये शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि उस हिसाब से इसमें मैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। और सेम लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वो चैनल भी ज्वाइन करिए, ताकि हर एक लेक्चर्स के अलग अलग नोट्स आपको मिल सके और हर एक लेक्चर आपके पास टाइम पे पहुंच सके। सो यहाँ पे मैं आपकी रजा लेता हूं, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।